वी शुड नॉट वरी टू मच, वी हैव टू बिकम ए वॉरियर। हमें वॉरियर नहीं बनना है, हमें वॉरियर बनना है, जंग को जीतना है। हुसैन बोल्ट जो कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग है, उनसे पूछा गया व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू विन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। ही सेड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट to reach your peak at the right point of time and to manage that you stay in peak at the right point of time। ये अक्षय कुमार से पूछा गया कि आप कैसा ऐसे कैसे है अक्षय कि आप साल में 4-5 मूवीज कर लेते हैं और उसके बाद भी आप कभी थके हुए नहीं लगते। He said that the secret of his energy is not boost. He said that the secret of his energy is relaxation। हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल, आपका सक्सेस गाइड इन द जर्नी ऑफ स्कोरिंग मोर मार्क्स, क्रैकिंग एग्जाम्स एंड अचीविंग योर गोल्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि आपको पता होगा कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए और कैंसिल हो गए हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। कल से मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस आए यूट्यूब पे भी और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डीएम आए, ईमेल्स आए, कुछ के फ़ोन कॉल्स भी आए कि सर अब हमें करना क्या है। ये खबर तो सभी को पता है कि एग्जाम्स 12th के पोस्टपोन हो गए हैं, पर अब आगे करना क्या है। अब हमें प्लानिंग किस तरीके से करनी है, आगे आने वाले टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, एग्जाम्स कब होंगे, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से अपने आप को ढालना है। ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका जवाब इस वक्त बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि जैसे ही एग्जाम्स की पोस्टपोन होने की खबर आई, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को बहुत इसमें एक्साइटमेंट और खुशी हुई, बट अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो इस डिसीजन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है कि एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग आ जाती है। माने एग्जाम्स होंगे तो कब होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या 1 जून को गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, जून में एग्जाम्स होंगे, जून में मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो बच्चे बीबीए की, लॉ की, जेई की, नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कैसे हम बैलेंस करेंगे। बहुत सारी इस एक डिसीजन से, एक उससे बहुत सारी अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ जाता है और सबसे बड़ा जो प्रोडक्टिविटी का किलर होता है वो अनसर्टेनिटी होता है। दूसरी एक और भी बात देखें, इसका कॉन्सिक्वेंस है कि बच्चे अब तक पढ़ के थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं और वो इसी उसमें थे कि अब किसी तरीके से, अब बोर्ड के एग्जाम्स पास आ गए हैं, 2 हफ्ते का टाइम रह गया और किसी तरीके से जो भी हमने तैयारी की 1 सालों में, उस तैयारी को हम अपना अंजाम दे सकें। बच्चों के कैरियर में भी डिले होगी। बहुत सारे बच्चों के कैरियर में भी, और इस एग्ज़ाम्स के पोस्टपोन होने से एक और चीज़ वो हो गई है कि आपका जो कैरियर होगा, चाहे जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, उसमें भी 2-3 महीने का डिले होगा, क्योंकि जून के में गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, एग्ज़ाम्स जून और जुलाई में होते हैं, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे। तो ये निश्चित बात है कि बच्चों का जो आगे आने वाला कैरियर है उसमें भी डिले होगा। कौन से कॉलेजेस, खासतौर से अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन से कॉलेजेस आपकी लेट मार्कशीट एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो कहने का नटशेल में मैं बात कर रहा हूँ कि मोमेंटली तो हमें बहुत खुशी है, बट अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो बहुत डीप हैं और वो बहुत गहराई तक हमको अफेक्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इन बदली हुई परिस्थितियों में, जबकि 12th के बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने कहा है कि अगली जानकारी 1 जून को देगी और जब भी जानकारी आती है 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। माने जल्दी से जल्दी जो एग्जाम शुरू हो सकते हैं वो 15 से 20 दिन के बीच में शुरू हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में, जबकि आज हम अप्रैल में खड़े हैं और 20 जून को अगर हमारे एग्जाम शुरू होते हैं, इन 2 महीने का टाइम बच्चे को किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको मैं बहुत ऐसी डीप इंसाइट्स दूंगा जो कि आपके सोचने का बिल्कुल जो कि आपके सोचने का और इस समय को डील करने का जो नज़रिया है। सबसे पहली बात तो मैं जो आप स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव लूप में नहीं पढ़ना है। नेगेटिव लूप में इसलिए भी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। नेगेटिव या हम सैड तो तब हो जब हमारी वजह से कोई गलती हुई हो या किसी वजह से हमारी तरफ से कोई चूक हो गई हो। पर ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो डिसीजन हुआ है, या ये जो कोरोना की क्राइसिस है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो बच्चों को करनी है, जो कि खासतौर से 12th स्टडिंग बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट यू डोंट हैव टू पैनिक एंड यू हैव टू रिलैक्स। आई एम सेइंग रिलैक्स। बड़ी ही अलग सी बात होगी। अब आपको बहुत सारे वीडियोस में लोग कहेंगे पढ़िए, ये करिए, बट मैं आपको कह रहा हूँ रिलैक्स, कूल डाउन कीजिए। ये कूल डाउन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें, किसी भी एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना पीक मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को या बोर्ड एग्जाम्स को अगर देखें, कंपेयर करें, तो एक तरीके से हम ओलंपिक गेम्स की तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से ओलंपिक्स में जीतने के लिए आपको सालों साल की मेहनत चाहिए होती है, उसी तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए या बोर्ड में 99% मार्क्स लाने के लिए आपको पूरे साल की या सालों साल
साल की मेहनत ज़रूरी होती है। हुसैन बोल्ट जो कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग है, उनसे पूछा गया व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू विन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। He said it is extremely important to reach your peak at the right point of time and to manage that you stay in peak at the right point of time। माने अपना पीक मैनेज करना कि आपकी जो तैयारी की पीक है उसको आप सही टाइम पे पहुंचे और उस पीक को मेंटेन कर सकें, क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर हम पीक को एक लेवल तक सस्टेन कर सकते हैं, 10-15 दिन तक सस्टेन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एग्जाम 20 जून को है और अगर आप अपने पीक ऑफ परफॉर्मेंस को मान लीजिए 15 अप्रैल को पहुंच गए, तो 15 अप्रैल से 20 जून तक आप उस पीक को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इस वक्त कह रहा हूं, सबसे बड़ी और एडवाइस यही है मेरी आपसे कि ये टाइम है आपको कम से कम थोड़े कुछ दिनों के लिए, कम से कम 2 हफ्ते के लिए रिलैक्स करने का, कूल डाउन करने का, अपनी बॉडी को अपनी तैयारी को जो कि 12, 14, 15 घंटे की चल रही थी उसको कूल डाउन करने का, ताकि आपकी बॉडी की फिजिकली और मेंटली आप रिलैक्स हो सकें। और और इस खास तौर से ये बात ध्यान रखने की बात है कि अभी तो ये जंग सिर्फ शुरू हुई है, अभी आपको एनर्जी बचा के रखनी है लास्ट स्टेज के लिए, तो रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। अक्षय कुमार से पूछा गया कि आप कैसा ऐसे कैसे है अक्षय कि आप साल में 4-5 मूवीज़ कर लेते हैं और उसके बाद भी आप कभी थके हुए नहीं लगते। He said that the secret of his energy is not boost. He said that the secret of his energy is relaxation. He says चाहे काम मेरे पास कितना भी हो, पर मैं साल के अंदर 4 से 5 छोटे ब्रेक लेता हूँ और एक ब्रेक कम से कम 1 महीने का जरूर लेता हूँ, और यही ब्रेक्स हैं जो कि मेरे को रिजनरेट करते हैं, मुझको ताकत देते हैं और मेरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ताकि जब मैं काम पे आऊँ तो अपना 100% दे सकूं। तो सबसे पहली बात जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, कॉन्ट्रैरी टू वट एवर एडवाइस यू मस्ट बी गेटिंग फ्रॉम योर टीचर्स और फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम एवरीबडी एल्स, इज दैट कि आने वाले 2 हफ्ते माने 14 अप्रैल से लेकर 27-28 अप्रैल तक या अप्रैल एंड तक आपको अपनी तैयारी को, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, आपको थोड़ा सा कूल डाउन करना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि रिलैक्स करना है, कूल डाउन करना है, पर उसके तुरंत बाद सवाल ये आता है कि आखिर हम इस टाइम में करें तो क्या करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, खासतौर से अगले 2 हफ्ते में आपको रिलैक्सेशन करने के लिए या अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, अपनी एनर्जी को वापस रिस्टोर करने के लिए करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है स्लीप। Sleep, I believe, is the biggest energy booster, and sleep, I believe, is the biggest stress buster। आप पूरे साल से मेहनत कर रहे थे और ये मेहनत ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करके किया होगा। बहुत सारा बैकलॉग होगा आपका स्लीप का। कोशिश कीजिए अगले 1-2 हफ्ते तक 7, 8, 10 घंटे रोज सोने की कोशिश कीजिए। स्लीप आपको इतनी ताकत देगी, आपकी बॉडी को ताकत देगी, आप मेंटली ज़्यादा अलर्ट हो पाएंगे। तो स्लीप का अगर आप इफ़ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, अगर आपको एंजाइटी हो रही है और अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और अगर आपको थका थका लगता है, तो इसका मतलब यू आर क्लियरली मीन्स कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं। तो पहली एडवाइस अगले 2 हफ्ते में मैं आपको यही दूंगा कि आप अपनी स्लीप डिप्रीवेशन या स्लीप का जो अपना कोटा है उसको पूरा कीजिए। जम के सोइए, 7, 8, 9, 10 घंटे तक सोइए, ताकि आपकी बॉडी में वापस वही ताकत, वही जोश, जुनून और जज्बा आ सके जो कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को या बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए चाहिए। ध्यान रखिए, एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, एग्जाम सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं। जंग अभी शुरू हुई है, जंग को अभी लड़ना और जीतना अभी बाकी है और उसके लिए हमें जान लगानी पड़ेगी, और जान लगाने के लिए हमें अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो फोकस करनी है वो मैंने आपसे कहा स्लीप पे करनी है। दूसरा जो सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये सलाह मैं खासतौर से आपको अगले 2 हफ्ते के लिए देना चाह रहा हूँ, ताकि आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को फिर से बूस्ट कर सकें। आप अगले 2 हफ्ते में अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपके पैशंस हैं, उनको परस्यू कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है, चाहे वो केक को बेक करना देती हो, चाहे आपको फ्रेंड्स के साथ कॉल करना लगता हो, चाहे आपको एक्सबॉक्स पे गेम खेलना अच्छा लगता हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पिछले 10 महीने से या 1 साल से नहीं कर पाए हैं और जो आपका पैशन है, जिसको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत जोश मिलती है, बहुत एनर्जी और एक्साइटमेंट मिलता है, कोशिश कीजिए ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए। ये आपको वापस जो है, ये आपकी जो आपकी एनर्जी का मीटर जो डाउन हुआ है, उस एनर्जी के मीटर को लाने के लिए, आपको उस एनर्जी के मीटर को वापस लाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, म्यूज़िक गाना अच्छा लगता है, कंपोज करना अच्छा लगता है,
कोई भी ऐसी चीज, खास तौर से व्हेन आई से दैट यू हैव टू, योर हॉबीज विल कम, यू शुड ट्राई टू फॉलो योर हॉबीज एंड यू शुड ट्राई टू फॉलो योर पैशन। तो इन सब चीज़ों पे अगले 2 हफ्ते आप जम के कंसंट्रेट कर सकते हैं, जम के टाइम लगा सकते हैं, ताकि जो भी मन के अंदर जो कसक थी कि ये चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं वो पूरी हो सके। और ये सारी चीज़ें, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको ये ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसी एनर्जी देंगे जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को अगले आने वाले फेज के अंदर दुगनी ताकत देगी। तीसरी चीज जो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप एक्सरसाइजेस पे रेगुलर फोकस कीजिए। और एक्सरसाइजेस का मतलब यही नहीं है कि आप जिम जाइए, एक्सरसाइजेस का मतलब है वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस का मतलब है मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस का मतलब है योगा कर सकते हैं। जब भी आप कोई किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपके अटेंशन स्पैन को, आपकी एंजाइटी को कम करते हैं और आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाते हैं। तो किसी भी ऐसी बॉडी में, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि थोड़ी सी फिजिकल डिमांडिंग हो, जैसे योगा हो सकता है, जैसे वॉकिंग हो सकता है, जैसे जॉगिंग हो सकती है, और जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक एंडोर्फिन नाम की केमिकल रिलीज करते हैं। एंडोर्फिन नाम का जो केमिकल है वो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है, आपकी अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है और आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। आखिरी चीज एक अगली चीज जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो थोड़ा बहुत पढ़ाई से रिलेटेड है कि आप पूरा अपने हॉबीज़ को परस्यू कीजिए, आप स्लीप का जो कोटा है उसको पूरा कीजिए, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, पर साथ के साथ जैसा मैंने कहा कि ये जंग अभी शुरू हुई है, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो आपको पढ़ाई से भी अपना लिंक नहीं तोड़ना है। मैं आपको पढ़ने के लिए भी, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट साथ के साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि अगले 2 हफ्ते तक कम से कम आपको 3 से 4 घंटे रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि पहले आप एग्जामिनेशन से पहले 10 से 12 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो अगले 2 हफ्ते से मैं उस 12 घंटे को हम घटा करके आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। बेसिकली पढ़ने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका मोमेंटम बना रहे, ताकि आपका लिंक बना रहे, ताकि आप फ्लो में रहें, ताकि आपका कनेक्शन बना रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बिल्कुल छोड़ देते हैं तो वापस जब हम उस फेज़ में आते हैं, पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो हमें 2 दिन 4 दिन, कई बार 1 हफ्ता तक लग जाता है मेंटल फ्रेमअप को सेट करने, माइंड को सेटअप करने में और वो रिदम पकड़ने में। तो आपकी रिदम बनी रहे, आपका लिंक टूटे नहीं। 3 से 4 घंटे आप जरूर 3 से 4 घंटे जरूर पढ़िए। इन 3 से 4 घंटे के अंदर आप कुछ चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, अगर उनका कोई वीक एरियाज़ है, अगर उनका कोई बैकलॉग रह गया है, उसको कवरअप कर सकते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीबीए की कर रहे हैं या लॉ की कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट की कर रहे हैं, जर्नलिज्म की कर रहे हैं, या जेई की कर रहे हैं, या नीट की कर रहे हैं, या सीए की कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो 3 से 4 घंटे उस तैयारी के अंदर लगा सकते हैं। जो भी आपका पिछला बैकलॉग है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ मेरा एक मकसद है कि आपका लिंक टूटे नहीं, फ्लो बना रहे, आप कनेक्शन रहें, ताकि अगर कनेक्शन आपका स्टैब्लिश्ड रहेगा तो जैसे भी जब भी डेट होती है आप उसको तेजी से रैंप अप कर सकते हैं। और आखिरी बात जो ये है कि इन सब परिस्थितियों में हमें खुश रहना है, कभी भी हमें सैड नहीं रहना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी शुड नॉट वरी टू मच, वी हैव टू बिकम ए वॉरियर। हमें वॉरियर नहीं बनना है, हमें वॉरियर बनना है, जंग को जीतना है। तो नेवर बी सैड, एंड व्हेन आई से सैड का मतलब है नेवर बी स्ट्रेस्ड, नेवर बी एंशियस, नेवर बी डिप्रेस्ड। मैं आपको अपना एक फॉर्मूला शेयर करता हूँ। मैं चूँकि अपना बिजनेस करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं, बट वो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो जब भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, मैं यही सोचता हूँ कि जो प्रॉब्लम है, क्या मैं उसमें कुछ, जो भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए यही क्वेश्चन लगाता हूँ कि जो प्रॉब्लम है क्या मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूं तो चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे करना चाहिए। और अगर मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे चिंता करने से भी कुछ होगा नहीं। तो ये अगर आप इक्वेशन माइंड को सेटअप करेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ये जो क्राइसिस वर्ल्ड वाइड हो रही है, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, नोबडी वाज रेडी फॉर दीज आर अनफोर्सीन सिचुएशंस। सो वी शुड नॉट be stressed, anxious and depressed. We should stay happy and we should stay positive, and it is very important to stay happy, positive and excited. ध्यान रखिए, एक और चीज़ होती है कि ये जो 2 हफ्ते का फेज़ है, 2-3 हफ्ते का फेज़ है, जब तक ये एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती है, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा कि सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो अनसर्टेनिटी होती है। तो जब तक क्लैरिटी का फेज़ नहीं हो जाता, तब तक हमें अपने आप को एक्साइटेड, मोटिवेटेड और हैप्पी रखना पड़ेगा। मैं आपसे एक लास्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करूँगा। ये स्टोरी जो है एक शूटर की है, जो कि हंगेरियन शूटर था, उसका नाम था कार्लोस टकास।
कार्लोस टैकास एक हंगेरियन आर्मी में एक सर्जन था और वो 1930s में वर्ल्ड क्लास शूटर बन चुका था। माने उसने हंगरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और 1936 में ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए रेडी था। बट जब उसने अप्लाई किया तो उसको बताया गया, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द हंगरी, वो आर्मी के अंदर सर्जन था और सर्जेंट्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। सो ही कुड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द बेस्ट शूटर इन द वर्ल्ड और इन स्पाइट ऑफ बीइंग द बेस्ट shooter in Hungary. He could not participate he could not go and participate in the 1936 Berlin Olympic Games. उसके बाद उसने रिक्वेस्ट किया हंगेरियन आर्मी को और किसी तरीके से उसको परमिशन मिल गया। वो 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था। ओलंपिक से कुछ महीने पहले ही, तकरीबन 10 महीने पहले, उसके राइट हैंड में एक ग्रेनेड फट गया और जिस हैंड से वो शूट करता था, जो कि उसका मेन हैंड था, उसको इस तरीके से डैमेज हो गया, इस तरीके से म्यूटिलेट हो गया कि शूटिंग की तो बात छोड़िए, वो हाथ एक ही तरीके से बेकार हो गया। 1 महीने तक उसका इलाज चला। इलाज चलने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सोचा, जब बाकी सब ने सोचा कि ये कहीं गुमनामी में, ये कहीं जाके छुप गया है, वो जाके हिल्स के ऊपर, हंगरी के अंदर हिल्स के ऊपर जाकर उसने अपने ओनली हैंड से, लेफ्ट हैंड से लगातार प्रैक्टिस करनी शुरू की और दिन में 12-14 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस करता रहा। 1939 के अंदर ओलंपिक से कुछ महीने पहले हंगरी के अंदर नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। वो नेशनल चैंपियनशिप में अचानक वहाँ पे पहुँचा तो सब ने सोचा कि ये बड़ा, सब ने उसके प्रति बड़ी सिंपैथेटिक फीलिंग रखी, सब ने बड़ा ही अफसोस जताने की कोशिश की और उसको कंसोल करने की कोशिश की। बट ही सेड दैट यू डोंट हैव टू कंसोल मी, आई एम नॉट हियर to get your sympathy, I am here to win the national championship. Everybody laughed at him, but when his chance came in that national championship, when everybody was just trying to mock him, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, and when his chance came, he closed his eyes, he took a deep breath and with his only hand, which is left hand, he made the shot, and to everybody's surprise, the shot hit the bull's eye. He shot with his only hand, whereas all his competitors were shooting with his best hand. But despite this, he won the national championship, and he was all ready to win the Olympics medal in 1940. But unfortunately, 1940 के ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पोस्टपोन हो गए, जैसे आपके एग्जाम्स कोरोना की क्राइसिस की वजह से पोस्टपोन हो गए हैं। और कार्लोस टैकास के पास वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, ये उसकी कोई गलती नहीं थी। 1944 तक उसने वेट किया, पर 1944 में भी ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन हो गए, बट ही डिड नॉट लूज हिज होप। 1948 के ओलंपिक गेम्स, कार्लोस टैकास अब 38 ईयर्स का हो चुका था, उसका फोकस, उसकी एनर्जी वो नहीं रही थी जो कि 10 साल पहले थी, बट ही स्टिल पार्टिसिपेटेड एंड टू एवरीबडीज सरप्राइज ही not only won a gold medal in the Olympic Games, but he set a world record. A reporter asked before winning the gold medal, what is that you are here for? जब उसने गोल्ड मेडल जीता उससे पहले रिपोर्टर ने उससे पूछा, what is that you are here for? He said that I am not here just to participate, I am here to fulfill my dream. I am here to win the gold medal for my country. And as I said, that in 1948, he won the gold medal in the shooting championship. He again participated in 1952 and he again won the gold medal in 1952 Olympic Games. You might have many reasons for not chasing your dreams, but ask yourself, had life hit you badly enough that you cannot bounce back? If Takacs can wait for 12 years, why can't he wait for 2 months? Why can't you wait for 2 months? So dear boys and girls, signing off, I'm just here to tell you that you have to utilize this time in a very productive manner. और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगले 2 हफ्ते तक थोड़ा कूल डाउन कीजिए और उसके बाद पूरी तेज़ी, पूरे जोश, जज्बे और ज़रूर के साथ हमें अपने तैयारी को अगले अंजाम तक लेके जाना है, क्योंकि जंग अभी सिर्फ शुरू हुई है। उसको आखिरी अंजाम तक लाकर हमें जंग को जीतना है। In the end, I would like to tell you about my book. I have recently written a book which is called Topper Study Hack. The book is based upon the success story of more than 100 NEET and JEE toppers whom I have interviewed in the last 15 years. The book has got a lot of tips and techniques which have the capability, which have the power to take your preparation to a different level altogether. The book talks about all aspects of preparation. It has a lot of case studies, a lot of interesting stories, a lot of interesting experiences of the toppers, like revision कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर होना है, फोकस कैसे डेवलप करना है, सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट कैसे करना है, रात को पढ़ना है या दिन में पढ़ना है, एक सब्जेक्ट पढ़ने या 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, प्लानिंग कैसे बननी है. बिलीव मी माई फ्रेंड्स, ईच एवरी क्वेश्चन विच यू हैव इन योर माइंड, this book has got an answer to that question. I would request all of you to get a copy of the book. The book is available both at Amazon and Flipkart. Thank you, bye bye, and all the best.